गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज ओझा आ गया हूँ आप सबके सामने कीट्स पर सेकंड पार्ट लेके। कल मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको जॉन कीट्स पे 50 क्वेश्चन दिए थे और आज फिर से 50 क्वेश्चन मैं आपको जॉन कीट्स पे दूंगा, जो कि मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप इसको फटाफट पढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, Who influenced Keats to turn towards poetry in the beginning? कीट्स को किसने इन्फ्लुएंस किया पोइट्री की तरफ जाने के लिए, जो एक काव्य की तरफ जाने के लिए कीट्स को किसने इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। बहुत लोग कहते हैं कि सर हिंदी में भी बता दिया कीजिए, तो मैं इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ। 1 का बी, तो इसमें स्पेंसर हो जाएगा आंसर आपका। किसने कीट्स को प्रभावित किया काव्य की तरफ, पोइट्री की तरफ जाने के लिए शुरुआत में? स्पेंसर ने। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रेज अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस रिफर्स टू। अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, शांति की एक तरह से उसने बताया गया पत्नी, वो भी अनरेविश्ड। ये कहाँ के लिए रिफ़र करता है आपको बताना है। ग्रेसियन अन के लिए, आर्कैडी के लिए, डीटीज के लिए, चेस ब्रिज के लिए, कहाँ से लिया गया है। अगर 2 की बात करें दोस्तों, तो अगर आपने एलटी ग्रेड का पिछली बार एग्ज़ाम दिया होगा तो ये ओड ऑन ग्रेसियन अन की लाइनें हैं। आपको पोएम तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ, चाहे वो पीजीटी का हो, एलटी ग्रेड का हो, वो बहुत चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रेसियन अर्न, अनरेविश ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस रेफ़र करते हैं, किसको रेफ़र करते हैं? ग्रेसियन अर्न को कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट हैपन्स टू द यंग वर्जिन्स एज डिस्क्राइब्ड इन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। जो यंग वर्जिन्स होती हैं, जो युवा कुंवारी होती हैं, उनके साथ क्या होता है, जैसा कि व्याख्यायित किया गया है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में, जैसी कि व्याख्या की गई है। क्या होता है उन नव युवतियों के साथ जो कि कुंवारी भी हैं, उनके साथ क्या होता है, जैसा कि वर्णित है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में, आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, they have dreams of their future husbands. B, they get married. C, their parents treat them to a celebration. Next, they recite poems. इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, दे हैव ड्रीम्स ऑफ देयर फ्यूचर हस्बैंड। ये ध्यान में रखिएगा। उन यंग वर्जिन्स के साथ सेंट एग्नेस के हिसाब से क्या होता है, जैसा कि सेंट एग्नेस में वर्णित किया गया है, जैसा कि डिस्क्राइब किया गया है, तो उनको सपना आता है किसके बारे में? अपने फ्यूचर हस्बैंड्स के बारे में। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, whom does Keats come across in Ode to Psyche? Ode to Psyche में किससे कीट्स मिलते हैं? ओड टू साइकी की जहाँ तक बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये किससे मिलते हैं? साइकी एंड ज्यूस, क्यूपिड एंड वीनस, साइकी एंड क्यूपिड, साइकी एंड पर्सिफोन। तो इसमें दोस्तों 4 में अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइकी एंड पर्सिफोन। ओड टू साइकी में जिससे कीट्स कम अक्रॉस करते हैं, मतलब एकाएक मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच इज़ द फर्स्ट एक्सटेंट पोएम ऑफ जॉन कीट्स विच इज रिटन इन द ईयर 1814 when was 19 years of age, when he was 19 years of age। तो कीट्स की पहली जो एक्सटेंट पोएम है, थोड़ी विस्तृत पोएम है, जो जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई 1814 में, व्हेन ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, जब उनकी उम्र केवल 19 साल की थी। वो कौन सी पोएम है? 19 साल की अवस्था में कीट्स ने कौन सी पोएम लिखी, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो जाएगा दोस्तों, एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर।
was written at the age of 19 years and it was the first extant poem of John Keats. ध्यान में रखिएगा, it was the first extant poem of John Keats written when he in 1814 and at that time Keats was only 19 years of age. Next दोस्तों, who is Madeline's suitor in the Eve of St. Agnes? Who is Madeline's suitor in the Eve of St. Agnes? मेडलाइन का सूटर कौन है ईव ऑफ सेंट एग्नेस में? क्वेश्चन नंबर 6. तो इसमें पोरफायरो है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों. ओके, तो मेडलाइन का जो सूटर होता है, जो उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है, और वो कौन होता है दोस्तों? पोरफायरो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज क्यूपिड्स मदर हु वॉज जेलस ऑफ साइकी इन ओड टू साइकी? क्वेश्चन नंबर 7, हु इज क्यूपिड्स मदर? क्यूपिड की माँ वो कौन सी है जो ईर्ष्या करती है जेलस ऑफ साइकी, साइकी से, ओड टू साइकी में? तो कौन है दोस्तों? तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, वीनस. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच ऑफ दीज ओड्स Keats wonders about the sustenance of the imaginative vision do I wake or sleep? कौन सी अपनी ओड में कीट्स वंडर करते हैं, वंडर्स अबाउट द सस्टेनेंस ऑफ द इमेजिनेटिव विजन, कि जो काल्पनिक विजन है वो कैसे बनी रहे. डू आई वेक और स्लीप, तो कौन सी ओड है जिसमें इस तरह का एक कीट्स वंडर करते हैं, विचार करते हैं इमेजिनेटिव विजन के बारे में और उसके बने रहने के बारे में? किस ओड में? क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में आई थिंक बी ऑप्शन सही होगा, ओड टू अ नाइटिंगेल. ओड टू नाइटिंगेल. नेक्स्ट, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ फीचर ऑफ डंस पोएट्री, कीट्स पोएट्री, सैलीज पोएट्री, वर्ड्सवर्थ पोएट्री. किसकी पोएट्री की का फीचर है नेगेटिव कैपेबिलिटी? हु हैज़ गिवन द थियरी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी? दैट इज different question, but here the question is negative capability is the feature of. Question number 9, Keats poetry. Okay, and it is found in Shakespeare's poetry and some other authors poetry. Okay, so negative capability is a feature of Keats poetry. 9 का बी ऑप्शन सही होगा. और दोस्तों नेगेटिव कैपेबिलिटी की थियरी भी जॉन कीट्स नहीं दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज कीट्स रिप्लाई टू बायरन्स आइडिया दैट नॉलेज इज सॉरो? बायरन के इस विचार पर कि ज्ञान ही दुख का कारण है या ज्ञान ही दुख है, कीट्स का क्या जवाब था? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन इज बी, राइट ऑप्शन इज बी, विजडम इज फूली. ओके, how does Keats reply to Byron's idea that knowledge is sorrow, wisdom is folly? Next question, who observed the opening lines ode on a Grecian urn as the pillars of Hercules of the human language? Who observes, इस कौन, किसने ये कहा कि जो ओड्स ऑन ग्रेसियन अर्न की शुरुआती लाइनें हैं वो पिलर्स हैं हरक्यूलिस की, ह्यूमन लैंग्वेज में एक तरह से वो बेस का काम करती हैं? क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें सी ऑप्शन होगा. ये ऑब्जर्वेशन किसका था? रॉसेटी का था दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट कीट्स ओड्स dash says comparable to nothing in English literature save the work of Shakespeare's maturity. कीट्स की ओथ के बारे में, ओट्स के बारे में किसी ने कहा है
कि इनकी तुलना किसी भी चीज़ से इंग्लिश लिटरेचर में नहीं की जा सकती। सेव द वर्क ऑफ शेक्सपियर्स मैच्योरिटी, सिवाय अगर उन वर्क्स को छोड़ दें, उन रचनाओं को छोड़ दें जो शेक्सपियर ने अपनी मैच्योरिटी में की है। ओके, तो बाकी इनकी ओड्स इतनी अच्छी हैं कि इसका कंपैरिजन और किसी से नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन इज ए, मिडल्टन मरी का ये स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स राइट्स दैट balances one during a high sensation. Question number 13. Keats writes that dash balances one during a high sensation. इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। Keats writes that knowledge balances one during a high sensation. कि भाई जब एक तरह से जब हाई सेंसेशन वाली स्थिति होती है या कुछ भी हो, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है या, तो वहाँ पे हमारा नॉलेज उसे बैलेंस करता है। नेक्स्ट, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, हु एक्सप्लेन दिस लाइन एज देयर इज नथिंग रियल बट द ब्यूटीफुल एंड नथिंग ब्यूटीफुल बट द रियल। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, जो ये स्टेटमेंट है जॉन कीट्स का, उसको किसने इस तरह से व्याख्या किया कि देयर इज़ नथिंग रियल बट द ब्यूटीफुल, कि कुछ भी यथार्थ नहीं है सुंदरता के अलावा, एंड नथिंग ब्यूटीफुल बट द रियल, और कुछ भी सुंदर नहीं है सिवाय यथार्थ के। ये ऐसा किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट्स आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो गेराल्ड का कथन है, स्टेटमेंट है, उन्होंने इस ढंग से ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी को एक्सप्लेन किया। और आप मुझे बताइएगा कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। पीजीटी के स्टूडेंट्स खासकर बताएंगे, क्योंकि पीजीटी में क्वेश्चंस आसान नहीं आने, और आप बताइएगा कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कीट्स टेल्स J.H. Reynolds that he is happy he saved his. Option C is correct, medical books. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएगा, कीट्स टेल्स J.H. Reynolds that he is happy he saved his medical books. Option C is correct. Next question दोस्तों, thou foster child of silence and slow time refers to. अगर आपने ग्रेसियन अर्न पढ़ी होगी तो बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं होगा कि ये ग्रेसियन अर्न को रिफ़र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 डी, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, कि धीमे समय और स्लो टाइम, जो साइलेंस है और जो एक साइलेंस है, उसके फोस्टर चाइल्ड कहता है। किसको कहते हैं शेक्सपियर कि तुम उसके द्वारा पाली गई हो या उसके द्वारा मेंटेन की गई हो, ये किसको कहते हैं? ग्रेसियन अर्न को संबोधित करते हुए कहते हैं। चूँकि ओड है दोस्तों, तो ओड एड्रेस के ही फॉर्म में होता है, तो बार बार यही तो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज प्रेइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन प्रे कर रहा है जब शुरुआत होती है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस की? क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें दोस्तों अब्रेट्समैन जो है वो प्रे कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। ओके, कौन प्रे कर रहा है? ब्रेट्समैन। ब्रेट्समैन प्रे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स? क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी बुक जॉन कीट्स द्वारा ट्रांसलेट की गई? क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एनीड वॉज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। For which profession John Keats had license but never practiced it? Question number 19. B. Apothecary.
इसका लाइसेंस था बट ही नेवर प्रैक्टिस्ड, ही वॉज इंटरेस्टेड इन पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the profession of Thomas Hammond under whom John Keats joined for apprenticeship? प्रोफेशन क्या था थॉमस हैमंड का, जिनके अंदर में इन्होंने अप्रेंटिसशिप, जिनके अंदर में एक एज ए ट्रेनी ये शामिल हुए थे, जिनके अंडर में काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20, उनका क्या प्रोफेशन था दोस्तों? अगर हम उनके प्रोफेशन की बात करें क्वेश्चन नंबर 20 तो हो जाएगा डी, ही वाज सर्जन। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21, in his ode to Gratian, Keats expresses the superiority of. Question number 21, आर्ट। ओके, ओड टू ग्रेसियन में कीट्स ने आर्ट की सुपीरियरिटी को दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फिजिकल फीचर डू क्यूपिड एंड साइकी हैव इन ओड टू साइकी? कौन सा कैसा फिजिकल फीचर, भौतिक जो ढांचा दिखाया गया है क्यूपिड का और साइकी का ओड टू साइकी में, वो कैसा दिखाया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो 22 में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी, विंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स फादर केप्ट, कीट्स के फादर ने क्या रखा? स्टेबल रखा, पब रखा, थिएटर रखा, शॉप रखा? 23, क्वेश्चन नंबर 23, स्टेबल। ओके, कीट्स फादर केप्ट ए स्टेबल, अस्तबल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, it is no small thing to have so loved the principle of beauty as to perceive the necessary delineation of beauty with truth and of both with joy. Keats was a great spirit and counts for more than many even of his admirers suppose, because this just high perception made itself clear to him. Whose comment is this? ये कॉमेंट्री है। इट इज़ नो स्मॉल थिंग टू हैव सो लव द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी। मामूली बात नहीं है कीट्स जो प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी को इतना प्यार करते थे, सौंदर्य के सिद्धांत को इतना प्यार करते थे, एज टू परसीव द नेसेसरी डिलिनेशन ऑफ ब्यूटी विथ ट्रुथ, और ब्यूटी और ट्रुथ के जितने वो सपोर्ट में थे, जितना वो आवश्यक समझते थे और जितना एक दूसरे के अंतर संबंधों पे बात करते थे, एंड ऑफ बोथ विथ जॉय, और बिल्कुल खुशी खुशी। कीट्स वॉज ए ग्रेट स्पिरिट एंड काउंट्स फॉर मोर देन मेनी इवन ऑफ हिज एडमायरर्स सपोज। कीट्स एक जो महान आत्मा थे और काउंट्स फॉर मोर देन मेनी इवन फॉर हिज एडमायरर्स सपोज, बिकॉज दिस जस्ट हाई परसेप्शन मेड इटसेल्फ क्लियर टू हिम। कीट्स की तारीफ़ की गई है इन लाइनों में। ओके, और ये किसकी कमेंट है कीट्स के बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन हम देख लेते हैं। शैली, मिल्टन, शेक्सपियर, मैथ्यू अर्नोल्ड। किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? ये स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा। ध्यान में रखिएगा, बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन पूछने का रिवाज भी है। फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। और दोस्तों अगर हो सकता है, देखिए आज से मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी शुरू कर दूं तो वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल चिंतित मत होइएगा कि आपको पीडीएफ के बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड हो रही थी, और मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। जैसे ही कोई वीडियो पड़ता है तो उस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं दोस्तों। इट इज़ नो स्मॉल थिंग टू हैव सो लव द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एज टू परसीव द नेसेसरी डिलिनेशन ऑफ ब्यूटी विथ ट्रुथ एंड ऑफ बोथ विथ जॉय। कि मतलब ब्यूटी और ट्रुथ के जो सिद्धांत को मानना इतना भी आसान काम नहीं था, वो भी खुशी खुशी इतने हैप्पीनेस से। ये इस मामले में कीट्स की तारीफ़ कर रहे हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। कीट्स वॉज ए ग्रेट स्पिरिट एंड काउंट्स फॉर मोर दैन मेनी इवन of his admirers suppose, because this just high perception made itself clear to him.
बहुत हाई परसेप्शन, और मतलब इन लाइनों में कीट्स की ज़बरदस्त तारीफ़ की है। ये लाइनें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। किसने तारीफ़ की है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In one of his last letters, a poet wrote, "If I should die, I have left no immortal work behind me, nothing to me, my friends, proud of my memory, but I have loved the principle of beauty in all things, and if I had had time, I would have made myself remembered." Find out the poet. In one of his last letter, अपने अंतिम पत्रों में से एक में कीट्स क्या लिखते हैं? इफ़ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाता हूँ, आई हैव लेफ्ट नो इमॉर्टल वर्क बिहाइंड मी, मैंने कोई ऐसी रचना नहीं की है जो मेरी रचना अमर हो। नथिंग टू मेक माई फ्रेंड्स प्राउड ऑफ माई मेमोरी, और मेरे फ्रेंड्स जिसे पढ़ के, जिसको याद करके मेरे ऊपर गर्व महसूस करें। बट आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, लेकिन मैंने जो सौंदर्य का सिद्धांत है, सभी चीज़ों में जो मैं सौंदर्य देखने का सिद्धांत है, उसे मैंने प्यार किया है। एंड इफ़ आई हैड टाइम, और अगर मेरे पास समय होता, आई वुड हैव मेड माई सेल्फ रिमेंबर्ड, मैं अपने आप को यादगार बना के जाता। फाइंड आउट द पोएट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ नन अदर देन जॉन कीट्स। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जॉन कीट्स। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बड़े क्वेश्चन पूछने की एक स्टाइल चल पड़ी है, एक परंपरा चल पड़ी है हर जगह। Even if you talk about CTET, you talk about IAS, you talk about anywhere, लंबे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। They will test your concept कि आपको पता है कि नहीं पता है। Keats' poetry was not imitated in deed of Shakespeare's, but Shakespearean's. Whose comment is this? Keats' poetry was not imitated in deed of Shakespeare's, but Shakespearean's. Whose comment is this? क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड का कमेंट है, और वो कह रहे हैं कि कीट्स की पोइट्री में एक तरह से शेक्सपियरियंस, जो एक शेक्सपियर की झलक दिखती है, या शेक्सपियर जैसी उनकी पोइट्री है, वो ये कहने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पोएट इज़ द मोस्ट अनपोएटिकल थिंग इन एग्जिस्टेंस। He has no identity. He is continually in for the feeling some other body. Who said? कि पोएट जो है बहुत ही, जो एक कवि है, बहुत ही अनपोएटिकल होता है। अनपोएटिकल को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे समझ में नहीं आता, कि बिल्कुल उसका काव्य में बिल्कुल उसकी परख नहीं होती, अस्तित्व में वो एक बहुत ही अनपोएटिकल व्यक्ति होता है। ही हैज़ नो आइडेंटिटी, उसकी कोई पहचान नहीं होती। ही इज़ कंटिन्यूली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी, और हमेशा उसकी जो फीलिंग होती है वो अदर बॉडी की तरफ होती है। तो ये किसने कहा? ये भी स्टेटमेंट दोस्तों 27 जॉन कीट्स का है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। I look upon fine phrases like a lover. Who said? I look upon fine phrase like a lover. क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो ये फिर से कीट्स का स्टेटमेंट है। ध्यान में रखिएगा। Keats called Gracia Nunn as the bride of quietness, the bridegroom of quietness, the mother of quietness, the sister of quietness. Option A, 29, option A. Let's come to the question number 30. Which romantic poets epitaph reads? ये एपिटॉफ दिया हुआ है कीट्स का, इसको याद रखिएगा। 20 से कोई भी लाइन देके क्वेश्चन बना सकता है। दिस इंग्लिश पोएट हु ऑन हिज डेथ बेड इन द ग्रेव कंटेन्स ऑल दैट वॉज मॉर्टल ऑफ अ यंग bitterness of his heart at the malicious power of his enemies, desired these words to be engraved on his tombstone, here lies one whose name was written in water. कि ये जो एक अंग्रेजी कवि है, जो अपने डेथ बेड पर हैं, अपने ग्रेव में हैं, और वो सारी चीज़ें कंटेन करते हैं जो मॉर्टल हैं, और ऑफ अ यंग बिटरनेस ऑफ हिज हार्ट एट द मेलिशियस पावर ऑफ हिज एनिमीज। ओके, यंग बिटर दैट वाज मॉर्टल ऑफ अ यंग बिटरनेस ऑफ हिज हार्ट,
एट द मिलिशियस पावर ऑफ हिज एनिमीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कीट्स को परेशान किया था जिससे माना जाता है उनकी डेथ अर्ली हो गई, उसका जिक्र यहाँ पर है। और उन्होंने ये डिज़ायर किया, इच्छा की कि निम्नलिखित शब्द जो है इनग्रेव किए जाएं उनके टूम्ब स्टोन पे, ओके, उनके एपिटाफ पे, ओके, जो एपिटाफ लिखा जाए। तो हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन वाटर, यहाँ वो सोया हुआ है जिसका नाम कहाँ लिखा हुआ है, पानी में, ओके, ये मतलब हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये किसके एपिटाफ पे लिखा हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है जॉन कीट्स के एपिटाफ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, the poem Ode on a Grecian Urn describes images of antiquity, not of their order, balance and harmony, but rather for romantic values. Keats finds the ways images. जो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है वो क्या डिस्क्राइब करती है, एंटीक्विटी, पुरानी चीज़ों की जो एक चित्र है उसको प्रस्तुत करती है। नॉट फॉर देयर ऑर्डर, उनके ऑर्डर, उनके क्रम के लिए नहीं, उनके बैल संतुलन के लिए नहीं, उनके हारमोनी के लिए नहीं, बट रादर फॉर रोमांटिक वैल्यूज़, लेकिन रोमांटिक वैल्यूज़ के लिए कीट्स डिस्क्राइब करते हैं एंटीक्विटी को। कीट्स फाइंड द वेस इमेजेस, जो वेस है, जो बर्तन है, उनकी इमेजेस को कीट्स क्या पाते हैं, कीट्स की क्या उनके बारे में राय है। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें दोस्तों, तो 31 का ए सही हो जाएगा। जो वेस, जो इमेजेस हैं वो कैसी हैं, इटर्नल हैं, अनचेंजेबल हैं एंड साइलेंट हैं, सनातन हैं, अपरिवर्तनीय हैं और शांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32, हु अराउज्ड कीट्स लिटरेरी टैलेंट्स, हु अराउज्ड कीट्स लिटरेरी टैलेंट, कीट्स के जो साहित्यिक प्रतिभा है उसको किसने अराउज किया, बाहर लेके आए। 32, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो यहाँ गॉडविन क्लार्क, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉडविन क्लार्क वॉच कीट्स, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो गॉडविन क्लार्क कीट्स के कौन थे, 33, उनके जो हिज मास्टर सन, उनके जो मास्टर थे उनके बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स सेड आई शैल बी एमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई, क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बार बार ये स्टेटमेंट आता है इसलिए पूछ भी सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डेथ हो जाएगा, ओके। कीट्स सेड आई शैल बी एमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ही इज़ विद शेक्सपियर हु सेड, ये शेक्सपियर के साथ हैं, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ही कहते हैं, बार बार शेक्सपियर से इनकी कंपैरिजन करते हैं, इसके पहले भी एक बड़ा स्टेटमेंट हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू कीट्स फ्रेंड ब्राउन हिज पोएटिक जीनियस वाज अवेकेंड बाय कैंटरबरी टेल्स, लिरिकल बैलेट्स, फेरी क्वीन, पैराडाइज लॉस्ट, किसके द्वारा, जो कीट्स, जो ब्राउन के हिसाब से कि उनका जो कीट्स का पोएटिक जीनियस है किसके द्वारा, कौन सी रचना के द्वारा ऊपर आया या उभार आया या आवेग जागृत हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें तो यहाँ पे फेरी क्वीन है, स्पेंसर की फेरी क्वीन, और फेरी क्वीन, स्पेंसर ने अपनी फेरी क्वीन में ही स्पेंसेरियन सॉनेट का पहली बार प्रयोग किया। स्पेंसेरियन सॉनेट की राइमिंग स्कीम जरूर याद रखिएगा, पेट्रार्कन सॉनेट की राइमिंग स्कीम पूछी गई है यूपीटीजीटी 2021 में, तो आप ध्यान में रखिएगा। सारे सॉनेट्स की राइमिंग स्कीम मैंने कोड बता दिए हैं, हमारे वीडियोस देख लीजिएगा आप, तो प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो आप वीडियोस ज़रूर देखिए। ट्रिक्स को ग्रांटेड ना लें, बहुत मेहनत का परिणाम होती है। कोई स्टूडेंट जब पढ़ता है, बहुत दिनों तक पढ़ता है, तब ये ट्रिक्स डेवलप होती हैं, तो उसको ग्रांटेड ना लें और ये भी ना सोचें कि ट्रिक्स से सफलता नहीं मिलती। ट्रिक्स से सफलता मिलती है, उसका बर्निंग एग्जांपल मैं हूँ। आप जानते हैं मैं बार बार अपने थंबनेल में लिखता भी हूँ कि उसका बर्निंग एग्जांपल मैं हूँ। यूपीटीजीटी में पहली रैंक मेरी आई, एलटी में आई, उसके बाद भी यूजीसी नेट मैंने क्वालिफाई किया, सारी चीज़ें की, तो उसके बाद आपको यकीन होना चाहिए मैं जो भी मैटर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पूरी सिंसियरिटी के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उस पर आपको यकीन करना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।
कीट्स वॉज इंट्रोड्यूस टू द एन्चेंटेड गार्डन्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री बाय। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। एक ही चीज़ को घुमा फिरा के पूछ रहा है कि कीट्स किससे इम्प्रेस थे, किससे इंस्पायर होके उन्होंने रोमांटिक पोइट्री लिखना शुरू किया। यही चीज़ घुमा घुमा के पूछी जा रही थी। स्पेंसर से इंस्पायर्ड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन कीट्स हाइपीरियन द स्पिरिट ऑफ, किसकी स्पिरिट विजिबल है हाइपीरियन में? आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, पैराडाइज लॉस्ट। हाइपीरियन में किसकी आत्मा दिखती है? पैराडाइज लॉस्ट की आत्मा विजिबल होती है, दृश्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स वॉज बॉर्न एट ए टाइम व्हेन द होल ऑफ यूरोप वॉज शेकन बाय। उस समय कीट्स का जन्म हुआ जबकि पूरा यूरोप किसके द्वारा हिला दिया गया था? फैमिन, फ्लड्स, आइडियाज ऑफ रिवोल्यूशन, सेक्टेरियन वॉर्स। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आइडियाज़ ऑफ रेवोल्यूशन, पूरा यूरोप जो है क्रांति के विचारों से हिला हुआ था जब कीट्स का जन्म हुआ। ओके, व्हेन ही वाज बॉर्न, कीट्स वाज, इनकी जन्म लेने की डेट, डेथ की डेट, द प्लेस वेयर ही वाज बॉर्न, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। हालांकि ट्रेंड थोड़ा सा बदला है, लेकिन कब क्या पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं होता। फैनी ब्राउने इज कीट्स, फैनी ब्राउने कीट्स की कौन है? या फैनी ब्राउन हम कहें, ब्राउने ना कहें, क्योंकि फैनी ब्राउन कीट्स की क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, बिलोवेड है फैनी ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक शेक्सपियर ही आल्सो न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, हु इज ही देयर हियर? शेक्सपियर की तरह वो भी थोड़ा सा लैटिन और थोड़ा सा ग्रीक जानता था। किसके बारे में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 41, तो ये कीट्स के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेटिंग ऑफ द पोम ला बेल डेम सम्स मर्सी इज, ला बेल डेम सम्स मर्सी की सेटिंग कहाँ है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, अगर एलटी की तैयारी आपने की होगी तब आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि एलटी में ला बेल डेम सम्स मर्सी है, ओडान ग्रेसियन है क्वेश्चन, तो ये एलटी की तैयारी हो रही है। आप समझ लीजिए, जो लोग मुझसे कहते हैं कि सर एलटी की करवाइए, कोई डिफरेंस नहीं है। एलटी के में आपको 50-60 राइटर पढ़ने पड़ते हैं, यहाँ पर पीजीटी में आपको 18 राइटर्स पढ़ने हैं, और डीएसएसबी में भी आपको ऐसे ही 50-60-70 राइटर पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। तो बहुत DSSB, एलटी ग्रेड और पीजीटी की तैयारी में बहुत ज़्यादा मूलभूत अंतर नहीं है। हाँ, फ़र्क है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वहाँ पे एलटी में आपको जीएस भी मिलेगा, जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ अभी वो चीज़ लागू नहीं हुई है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। इसीलिए मैं अपने थंबनेल में लिखता हूँ एलटी ग्रेड, DSSB, पीजीटी 2021, तो वो चीज़ लिखता हूँ तो मेरा लिटरली वही मतलब होता है कि इन सब की तैयारी में इवन उत्तराखंड एलटी में भी मदद करेगा। तो जो लोग उत्तराखंड से मुझे सुन रहे हो वो भी इसको पढ़ें, क्योंकि कीट्स लगभग हर जगह पढ़ाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द सेटिंग ऑफ द पोएम ला बेल डेम सम्स मर्सी इज, कहाँ पर है सेटिंग 42? अगर हम 42 क्वेश्चन की बात करें तो ये मीडिवल पीरियड में इसकी सेटिंग है। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इस रचना के आधार पे कीट्स से सबसे ज़्यादा प्रभावित किस विचारधारा के लोग हुए थे? प्री राफेलाइट्स इम्प्रेस थे, प्री राफेलाइट्स ने इनकी प्रशंसा की थी या किसी और ने प्रशंसा की थी? आपने आंसर नहीं दिया, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ दिस पोम इज़ फ्रॉम अ पॉपुलर डीटी ऑफ province in France. क्वेश्चन नंबर, नेम ऑफ द पोम। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करें तो ला बेल डेम सम्स मर्सी हो जाएगा। यहाँ पे डीटी जहाँ लिखा हुआ है, डीटी आप समझिएगा, डीटी मतलब देवी, वो DEITY होता है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे हुआ है, उसके लिए मुझे अफसोस है। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चन नंबर 43 कि कौन सी पोएम का टाइटल जो है फ्रांस की एक प्रोविंस की एक डीटी के नाम पे है, तो वो ला बेल डेम सम्स मर्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला बेल डेम सम्स मर्सी इज़ क्या है? बैलड है, लिरिक है, सोनेट है? क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों,
बैलेड है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला बेल्डेंसन्स मर्सी इज रिटन इन 1819 एंड पब्लिश्ड इन, अभी पूछा है ऑन शेक्सपियर का रिटन और पब्लिकेशन डेट की जगह रिटन डेट लिख के चले आए सबके सब। और अब किसी न किसी सबसे एक जो मैंने बहुत ही ख़राब प्रवृत्ति देखी है अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करने की, इवन इफ़ यू आर रॉन्ग, इफ़ यू आर, आप चलिए ठीक है आपने गलत उत्तर दिया, आपने कंपोजिशन डेट आप लिख के चले आए, आपको पब्लिकेशन डेट लिखनी चाहिए थी, उसके बाद भी बहुत लोग उस पर अपने तर्क दे रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपसे गलती हुई, अपनी गलतियों को स्वीकार करना आना चाहिए। मैंने तो 20 का क्वेश्चन सीरीज़ डी में क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर गलत दिया था, उसको मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया, क्योंकि किसी से भी, हम सभी इंसान हैं दोस्तों, किसी से भी गलती हो सकती है। तो आपको भी अपनी जो आपने यूपी टीजीटी में गलतियां की हैं उसको गहराई में स्वीकार करना चाहिए, और वो आगे पीजीटी में गलतियां ना हो उसकी हमें कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 में दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 1820 में पब्लिश हुई। कहाँ पर पब्लिश हुई है मुझे बताइएगा, किस बुक में, कहाँ पर पब्लिश हुई, मुझे आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ला बेल्डेंसन्स मर्सीज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, और 15वीं सेंचुरी पोएम से लिया गया है ये टाइटल, लेकिन कौन सी पोएम का क्या नाम है या पोएट का क्या नाम है। 46, अगर क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। एलन चार्टियर फ्रेंच पोएट हैं, इनसे प्रभावित है ये ला बेल्डेंसन्स मर्सी का ये टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मैनी स्टैंजाज आर इन ला बेल्डेंसन्स मर्सी, कितने स्टैंजा हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत जगहों पे पूछ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल, एक बात और आप सबसे कहनी है, अभी हो सकता है आपको लगे कि सर बहुत धीमा पढ़ा रहे हैं, अभी तक तो बहुत तेज़ पढ़ाते थे। हरदम रिजेक्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम में, वो आसान क्वेश्चन से होता है। अगर ला बेल्डेंसन्स मर्सी में कितने स्टैंजाज हैं ये गलत करके आप चले आए तो आप ये समझ लीजिए आप बाहर हो जाएंगे। कठिन प्रश्न तो ज़्यादातर लोगों के गलत हो जाते हैं, आसान प्रश्न, सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों के लिए आसान जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कीप इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 47 की मैं बात कर रहा था कि कितने स्टैंजा हैं ला बेल्डेंसन्स मर्सी में, तो 47 की बात करें तो 12 स्टैंजा हैं, आप ध्यान में रखिएगा, और 4 लाइन्स हैं। 12 स्टैंजास और 4 लाइन्स ईच, हर एक स्टैंजा में कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं। क्वेश्चन नंबर 47 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, कीट्स अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स आर ओवरचार्ज्ड विथ, जो कीट्स ने शुरुआती प्रयोग किए वो किससे भरे हुए हैं, किससे ओवरचार्ज्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इमेजरी से, जो चित्र प्रस्तुत करने वाली कविताएं होती हैं उससे चार्ज है, उससे फिल्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, शेले वन सेट कीट्स वॉज अ, शेले ने एक बार क्या कहा था कि कीट्स क्या थे। क्वेश्चन नंबर 49, कीट्स को ग्रीक बोला था, किसने बोला था, शेले ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज कीट्स, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 50, सोनेट है, ध्यान में रखिएगा। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज कीट्स सोनेट, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ लेता है और हम बता नहीं पाते कि ये सोनेट है क्या है। जैसे एक क्वेश्चन आया है उसमें पूछ रहा है कि लिरिक, 14 लाइन लिरिक का और कैसे यूपी टीजीटी में, तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार जो क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं वो भी बहुत टफ होते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मेरे कॉन्फिडेंस को, आपको तो अगर आपका पेपर हो गया तो आपको एंथुजियाज़म मिलता है, लेकिन मेरे उत्साह को, ताकि मैं आपको बहुत ही उत्साह से, ज़ील से पढ़ा सकूं, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक ईज़िली पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।